हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। और आज तारीख है 10 अक्टूबर 2024, दिन वीरवार, हिंदी तिथि सप्तमी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। धामी ने मोदी को बाबा केदारनाथ का प्रसाद और मंदिर की प्रतिकृति दी। उन्होंने हरियाणा में भाजपा की जीत पर मोदी को बधाई दी। यह मुलाकात शिष्टाचार पर आधारित थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के भारत पाकिस्तान मुकाबले दुबई में हो सकते हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई ने अभी तक टीम भेजने की पुष्टि नहीं की है। भारत 2008 से पाकिस्तान में नहीं खेला है। टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक होगा। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। ओपी धनखड़, कंवर पाल और कैप्टन अभिमन्यु समेत कई वरिष्ठ नेता चुनाव हार गए। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी जीत कर भी हार गई। बीजेपी ने राहुल गांधी को हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मजाक में 1 किलो जलेबी उपहार में दी। राहुल ने चुनाव प्रचार में गुहाना की जलेबी की तारीफ की थी, जिसे एक्सपोर्ट करने का सुझाव दिया था। बांग्लादेश के हरफनमौला क्रिकेटर महमूदुल्लाह ने टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। भारत के खिलाफ चल रही तीसरी टी20 मैचों की सीरीज उनकी आखिरी सीरीज होगी। महमूदुल्लाह ने बांग्लादेश के लिए 139 टी20 मैचों में 2395 रन बनाए और 40 विकेट लिए। हैदराबाद में उनका आखिरी मैच होगा। उत्तराखंड सरकार ने सचिवालय और सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर रोक लगा दी है। यह फैसला हाल ही में हुए साइबर क्राइम के बाद तकनीकी सुरक्षा के लिए लिया गया है। हमले में पुलिस के CCTNS पोर्टल को निशाना बनाया गया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों से हिजबुल्लाह को खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 8000 मिसाइल हमले किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए हमले जारी रखेगा। लंदन से दिल्ली जा रही विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट UK-18 को बम की धमकी मिली। एक यात्री ने टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा, जिससे हड़कंप मच गया। फ्लाइट को सुरक्षित रूप से दिल्ली में लैंड कराया गया, लेकिन जांच में कोई बम नहीं मिला। सभी यात्री सुरक्षित हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले राजेश जून और देवेंद्र काडियान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद दोनों विधायकों ने पार्टी की सदस्यता ली। यह हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद बड़ा समाचार है। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख अभी तक तय नहीं हुई। राज्य में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, लेकिन आधिकारिक ऐलान बाकी है। शपथ ग्रहण की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास सील, आतिशी का सामान बाहर निकाला गया। PWD ने गेट पर डबल लॉक लगाया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आवास खाली किया गया था, लेकिन आतिशी के शिफ्ट होने पर विवाद। PWD का आरोप है कि केजरीवाल ने चाबी नहीं सौंपी। जम्मू कश्मीर में जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी कैबिनेट की पहली बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पास करेगी। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। उमर ने कहा कि विकास के लिए केंद्र से तालमेल बैठाना जरूरी है, लेकिन बीजेपी की सियासत को कबूल नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए बड़ा फैसला किया है। दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने सीमावर्ती इलाकों में नई सड़कों को मंजूरी दी। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को हरी झंडी दिखाई और हेरिटेज के विकास को स्वीकृति दी। गुजरात के लोथल में NMCH बनाने की भी मंजूरी मिली। हरिद्वार में उत्तराखंड किसान मोर्चा की महापंचायत में हजारों किसान जमा हुए। उनकी मांग है कि इकबालपुर शुगर मिल का किसानों का बकाया भुगतान हो और स्मार्ट मीटर का विरोध किया जाए। किसानों का शुगर मिल पर करोड़ों रुपए बकाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 का मुद्दा जिंदा रखा जाएगा। उन्होंने कहा, हमें 370 की बहाली की उम्मीद है, जिसे 2019 में केंद्र सरकार ने समाप्त किया था। यह बयान जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आया है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अलगाववादी पार्टियों को बड़ा झटका लगा। अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात ए इस्लामी के अधिकांश उम्मीदवारों को जमानत जब्त हो गई। इंजीनियर राशिद ने जीत का दावा किया था, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें सिरे से नकार दिया। अमेरिकी अदालत ने गूगल को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने गूगल को अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रतिद्वंदी ऐप स्टोर के लिए खोलने का आदेश दिया। यह फैसला एपिक गेम्स द्वारा दायर विश्वास विरोधी मामले में आया, जिसमें कहा गया कि गूगल अपने प्ले स्टोर से एकाधिकार स्थापित कर रहा है। आम आदमी पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ एक उम्मीदवार की जमानत बची। बाकी 87 की जमानत जब्त हो गई। पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में असफल रही और अकेले चुनाव लड़ी। सरकार दिल्ली और आसपास के इलाकों में टमाटर की कमी के चलते 65 रुपये प्रति किलो पर बेचेगी। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन और सफल के रिटेल आउटलेट और मोबाइल वैन के जरिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हीट वेव और भारी बारिश से टमाटर की फसल खराब हुई थी, जिससे दाम 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टर्स ने जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। जूनियर डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर हैं और 9 मांगों को लेकर अडिग हैं, जिनमें हेल्थ सेक्रेटरी को हटाना और सुरक्षा की मांग शामिल है। ममता बनर्जी ने अनशन खत्म करने की अपील की है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी की राह में एक और कदम बढ़ गया है। यूसीसी मसौदा समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि समिति ने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। ये नियम जन केंद्रित है और जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने पेश किए जाएंगे। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन भारत के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ग्रोइंग इंजरिंग के कारण वह पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। ये चोट उन्हें श्रीलंका के खिलाफ गोल में खेले हुए दूसरे टेस्ट में लगी थी। वह फिलहाल रिहैब में हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अति आत्मविश्वास उसकी हार का कारण है। राउत ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात की। मोदी ने सैनी को विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भूमिका विकसित भारत के संकल्प में महत्वपूर्ण होने जा रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि हमास के नए चीफ हाशिम सैफीन को इजरायली हमले में मार दिया गया है। बैरूत में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में सैफीन की मौत हुई। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी इस बात की पुष्टि की थी। दिल्ली पुलिस ने हाई बॉक्स ऐप स्कैम मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है। रिया ने ऐप के विज्ञापन में लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। पुलिस आज उनसे द्वारका स्थित साइबर सेल में पूछताछ करेगी। दिल्ली सरकार ने 60 लाख पुराने वाहनों की आरसी रद्द कर दी है, जिनकी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। इन्हें कबाड़ घोषित कर सड़कों से हटाने का आदेश दिया गया है, ताकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान किया। टॉम लेथम कप्तान होंगे। केन विलियमसन भी टीम में शामिल हैं। सीरीज के लिए 16 सदस्य टीम में माइकल ब्रेसवेल पहले टेस्ट के लिए, जबकि इश सोडी दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में एफएआईएमए ने देशव्यापी भूख हड़ताल शुरू की। एफएआईएमए का कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स की मांगें पूरी होने तक अनशन जारी रहेगा। ममता सरकार का दावा है कि जूनियर डॉक्टर्स की 5 में से 3 मांगें पहले ही पूरी कर दी गई हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। ये विधायक जल्द ही बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर अपना समर्थन देने की घोषणा करेंगे, जिससे हरियाणा में बीजेपी सरकार के गठन का रास्ता साफ हो सकता है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अंडरग्राउंड कमांड सेंटरों पर एयर स्ट्राइक कर 50 लड़ाकों को मार गिराया, जिनमें 6 सीनियर कमांडर भी शामिल हैं। इजराइल एयर फोर्स ने हिजबुल्लाह की 3 यूनिट्स पर हमले किए। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की। रूट ने 59 टेस्ट में 107 पारियों में 5005 रन बनाए। औसत
91.59 के साथ और WTC में सबसे ज्यादा 16 शतक लगाए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि 38वें राष्ट्रीय खेल अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन के लिए ओलंपिक संघ की आम सभा में कार्यक्रम को मंजूरी मिलना बाकी है, जो इस महीने के आखिर में होगी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, श्रद्धालु बिना पंजीकरण के भी यात्रा और दर्शन कर सकते हैं। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया है। RBI की बड़ी राहत, त्योहारी सीजन में लोन लेने वालों को फायदा। फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन को बंद करने पर अब फोरक्लोजर चार्जेस और प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं देना होगा। RBI के इस फैसले से ग्राहकों को बड़ी बचत होगी। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की। यह 1 जुलाई 2024 से लागू होगी और अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का एरियर मिलेगा। दिवाली बोनस भी दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। उत्तराखंड रोडवेज को 15 अक्टूबर को 130 नई BS6 मॉडल की आधुनिक बसें मिलेंगी। ये बसें पर्वतीय रास्तों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई हैं। टाटा कंपनी द्वारा तैयार की गई इन बसों से पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर सुविधा और आराम मिलेगा। सफर होगा और भी सुगम। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के जंगलों में लापता हुए सेना के सैनिक का शव बरामद किया गया। पुलिस और सेना ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाकर शव को ढूंढ निकाला। सैनिक मंगलवार शाम को लापता हो गया था। IRCTC ने दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों के दर्शन के लिए दिव्या दक्षिण यात्रा विद ज्योतिर्लिंग टूर पैकेज पेश किया है। ये 8 रात्रि व 9 दिन का सफर है, जिसमें ठहरने और खाने की व्यवस्था शामिल है। प्रति व्यक्ति किराया 14,250 रुपये है। यह सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है दक्षिण भारत के पवित्र स्थलों की यात्रा के लिए। भारतीय एयरटेल टाटा प्ले का अधिग्रहण करने के लिए टाटा ग्रुप से बातचीत कर रही है। टाटा प्ले भारत का सबसे बड़ा DTH बिजनेस लगातार घाटे में है। एयरटेल इस सौदे से डिजिटल टीवी सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करेगी। ये एयरटेल की विस्तार योजना का हिस्सा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद के नाम पर झूठे दावे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में लोगों का अटूट विश्वास है और इसकी छवि को धूमिल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आयुर्वेद की पवित्रता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर हरियाणा चुनाव नतीजों पर आपत्ति जताई है। आयोग ने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर संज्ञान लिया है, जिनमें नतीजों को अप्रत्याशित और तंत्र की जीत बताया गया था। आयोग ने खड़गे से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। नेशनल हाईवे पर यात्रियों को मिलेगी कई सुविधाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हमसफर नीति लागू की। स्वच्छ शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, व्हील चेयर, EV चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग और ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध होगी। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में इजाफा होगा। भारत पहली बार विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप WPC सीरीज की मेजबानी करेगा। यह चैंपियनशिप 12 से 17 नवंबर तक मुंबई में आयोजित होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पोलैंड और सिंगापुर समेत 6 से 7 देशों के 650 खिलाड़ी भाग लेंगे। भारतीय टीमें पहले वियतनाम और बाली में इस चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी है। RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 6.50% पर ही रखा गया है। यह लगातार 10वीं बार है जब रेपो रेट इसी स्तर पर है। फरवरी 2023 में यह स्थिर है। इसका मतलब लोन की EMI में कोई बदलाव नहीं होगा। Hyundai मोटर्स का IPO 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने प्राइस बैंड 1865 से 1960 रुपए तय किया है और एक लॉट में 7 शेयर होंगे। इसके लिए 13,720 रुपए निवेश करने होंगे। IPO से कंपनी 27,870 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। दिवाली से पहले 7 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर्स को बड़ी खुशखबरी मिली है। EPFO 20 अक्टूबर से पहले खातों में 8.25% ब्याज जमा करेगा। पिछले साल के 8.15% की तुलना में यह बढ़ा हुआ ब्याज है। 1 लाख रुपए जमा कर 8,250 रुपए ब्याज मिलेगा। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है।
24 कैरेट सोना 892 रुपये सस्ता होकर 74,834 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 68,548 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी 2,122 रुपये की गिरावट के साथ 88,290 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन में कीमतें फिर बढ़ेगी। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 168 अंक गिरकर 81,467 और निफ्टी 31 अंक गिरकर 24,981 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 21 शेयर तेजी और 9 गिरावट में बंद हुआ। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और भारती एयरटेल में तेजी देखी गई। आरबीआई ने यूपीआई लेनदेन की सीमा बढ़ा दी है। यूपीआई 123 पे की प्रति लेनदेन सीमा 5,000 से बढ़कर 10,000 रुपये हो गई है। यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2,000 से 5,000 रुपये हुई। प्रति लेनदेन सीमा 500 से बढ़कर 1,000 रुपये हुई। इससे डिजिटल लेनदेन में आसानी होगी। इसी के साथ समाप्त होती है आज की ताज़ा न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।